नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं नीलू व्यास। इस समय जो सबसे बड़ी खबर है, जो कल से पूरे विश्व की निगाहें टिकी हुई हैं कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है। आपने देखा कि पिछले 1 या डेढ़ महीने से ऑलमोस्ट जिस तरह से वहाँ पर दंगा-फ़साद चल रहा था, विरोध प्रदर्शन चल रहा था और कई इश्यूज़ को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा था। वहाँ पे जो गवर्नमेंट कोटाज़ हैं, उनको लेकर ये विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। उसके बाद ये जान-माल का कितना नुकसान हुआ, लोगों कितने सारे लोगों की वहाँ पर मौतें हो गई और अब हालात ऐसे बन गए कि कल शेख हसीना जो वहाँ की प्रधानमंत्री हैं, उनको देश छोड़कर भागना पड़ा और देश छोड़कर अब वो भारत में हैं। कल वो भारत में लैंड कर लिया था उन्होंने और उसके बाद जो वहाँ की सेना थी, उसने कहा कि वो कमान सँभालेगी। एक इंटरिम गवर्नमेंट जो कि सेना जिसकी देखभाल अभी करेगी और जिस तरीके की तस्वीरें आपने कल देखी थी कि हर जगह जो शेख हसीना का घर था उसमें घुस गए सारे जो प्रदर्शनकारी थे और लूट-पाट भी हुई, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने श्रीलंका में एक समय में देखा था कि जो हालात बने थे और वहाँ पर जो हालात अंदरूनी जो हालात हैं वहाँ के जो बताए जा रहे थे कि विरोध प्रदर्शन कारियों को उनको दबाया जा रहा था, उनकी आवाज़ें नहीं सुनी जा रही थी, इंटरनेट का जो जो शटडाउन है वो किया जा रहा था। ये देखिए जो तस्वीरें हैं, जो वायरल हो रहे हैं, जो वीडियोज़ इस तरीके के कि उनके घर से जो सामान निकल रहा था उसको ले लेकर लोग भाग रहे थे, दौड़ रहे थे और कुछ इसी तरीके का सीन आपने देखा था कि श्रीलंका में भी था। तो इस समय हालात कैसे काबू में आएँगे? सबसे बड़ा सवाल बांग्लादेश में ये है कि क्या सेना वहाँ की सँभाल पाएगी जो भी इंटरिम गवर्नमेंट बनती है? उसके बाद अगर शेख हसीना इस समय भारत में हैं, तो इस पर क्या असर पड़ेगा? उनका भारत में होना, उसका असर भारत में क्या पड़ेगा? कल आपने देखा कि ममता बनर्जी ने अपील किया और कहा कि देखिए दंगे-फ़साद और उसमें ना पड़े, कोई ऐसा स्टेटमेंट ना बोलें, कम्युनल हार्मनी को बना के रखें और उन्होंने जो शेख हसीना का चॉपर था, वो उन्होंने पश्चिम बंगाल में उतरने नहीं दिया। उनको आखिर अगरतला उतरना पड़ा यानी कि त्रिपुरा में और उसके बाद फिर वो दिल्ली आई। लेकिन भारत में इसका क्या असर पड़ सकता है? और बहुत सारे भारतीय नागरिक जो बांग्लादेश में हैं, क्या उनकी जान-माल को खतरा है? ये सारी चीज़ों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ मेहमान हैं, उसको आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। डॉक्टर मुक्तेदार खान जिनका जो कि एक इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हैं, इस समय यूएस में हैं और इनका एक यूट्यूब चैनल भी है, आपने देखा होगा कन्वर्सेशंस के नाम से। डॉक्टर खान आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। डॉक्टर आफ़ताब कमल पाशा हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि यूएस से हैं और वेस्ट एशिया के एक्सपर्ट हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। संजय कपूर इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग और आज डॉक्टर मुक्तेदार खान से मैं आज की बातचीत शुरू करती हूँ कि डॉक्टर खान आपको क्या लगता है कि जो इस समय हालात बांग्लादेश में बने हुए हैं, क्या मोदी सरकार को किसी न किसी डर का संकेत है या फिर उनको डरने की ज़रूरत है कि हालात का बेकाबू हो सकते हैं? और ख़ासकर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बहुत सारे भारतीय नागरिक भी बांग्लादेश में हैं। नीलू, थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो आपने 3 सवाल पूछ लिए हैं। एक सवाल कि इस पे भारत पर क्या असर होगा, दूसरा कि क्या इसके नतायज होंगे और हाउ डज इट हर्ट। देखिए, ये इंडिया के लिए तो दिस इज ए काइंड ऑफ ए सेटबैक, क्योंकि अगर आप देखें पिछले 1 साल में दो ऐसे मुल्क थे जो काफ़ी क्लोज थे इंडिया को, मालदीव्स और बांग्लादेश। अब दोनों में ऐसा हो सकता है कि यू विल हैव गवर्नमेंट्स विच आर मोर प्रो चाइना और लेस प्रो इंडिया। शेख हसीना एक किस्म से इंडिया की, आप कह सकते हैं कि इंडिया की वायसरॉय थी बांग्लादेश में। अब देखें, आप जब वो वापस आई, उनकी पहली मुलाकात अजीत डोवल से हुई। आई फाउंड दैट वेरी सरप्राइजिंग कि भाई वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से क्यों, ऐसा लग रहा था कि मिशन खत्म होने के बाद डीब्रीफिंग हो रही है उनकी। लाइक शी हैज कम टू रिपोर्ट टू अजीत डोवल के देखो मेरी मिशन फेल हो गई, मैंने बहुत कोशिश किया। इट अपीयर्स लाइक दैट। तो एक तो ये है कि इंडिया शुड नॉट होस्ट हर, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी कंस्पिरेसी थियरीज चल रहे हैं। मेरे पास कई बांग्लादेशी स्टूडेंट्स हैं जो पीएचडी कर रहे हैं और उनके बातों से जो इंडिया के लिए गुस्सा, नफरत और ये अफवाहें फैल रही हैं कि जो लोग मारपीट कर रहे थे, जो स्टूडेंट विंग थी अवामी लीग की, वो हिंदी में बात कर रही थी। दे वर ट्राइंग टू से कि देयर इज ए मैनिपुलेशन बाय रॉ। अब उसमें ट्रूथ क्या है वो तो हमको पता नहीं है। बट इफ शेख हसीना सिट्स देयर और अवामी लीग की तरफ से कोई बैकलैश आता है ना, जो नई गवर्नमेंट की तरफ,
So it will appear as if she is coordinating all of that with India's help, इंडिया से. तो एक चीज है. दूसरी चीज ये है कि इंग्लैंड का जो उनका चॉइस था, इट इज सो स्टोन डेफ. इंग्लैंड में अभी राइट्स चल रहे हैं रेफ्यूजीज के खिलाफ, और ये वहां पे रेफ्यूजी बनना चाह रही है. सो आई डोंट थिंक कि इंग्लैंड इतना आसानी से और इतनी जल्दी उनको वो दे देगा. शी शुड गो टू दुबई, वहां पे अपार्टमेंट रेंट करके वहां रह जाए. दैट विल बी बेस्ट फॉर ऑल. लेकिन जो अभी अब बांग्लादेश का जो सूरत हाल है, दिस इज ए वेरी ट्रबलिंग सिनेरियो, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट्स ऑन द अदर साइड ऑफ द टनल. तो लोगों को तो पता था कि इनको निकाल दें, दैट इज फाइन, लेकिन अब आएंगी क्या? अब मिलिट्री ने अनाउंस किया कि हम एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाएंगे. तो क्या ये इंटरिम गवर्नमेंट विल बी टेक्नोक्रेट्स, या इंटरिम गवर्नमेंट विल बी ए यूनिटी गवर्नमेंट? तो क्या इसमें अवामी लीग के लीडर्स भी होंगे? या जो तीसरा सवाल उठता है कि विल दिस बी ऑल पार्टीज एक्सेप्ट अवामी लीग? तो ऑलरेडी खालिदा जिया को उन्होंने जेल उनका जो हाउस अरेस्ट था वो खत्म कर दिया है. एंड द जनरल साहब जो है वकारुज़्ज़मा, ही इज मीटिंग विथ द स्टूडेंट लीडर्स. वो काफी डिसऑर्गेनाइज्ड है. मुझे ये अरब स्प्रिंग की याद दिलाता है. याद होगा आपको, बहुत जास्मिन रेवोल्यूशन ट्यूनिशिया का और इजिप्ट का, ऐसे ही स्टूडेंट्स लिबरल्स ने रेवोल्यूशन किया. लेकिन It's जब almost like a Bangla Spring. It's like a बिल्कुल Bangla बांग्ला, Spring. जी हाँ, मैंने अपने शो पे उसका नाम ही बांग्ला स्प्रिंग रखा है. बट व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज के एटलीस्ट बीएनपी और जमात इस्लामी आर वेरी वेल ऑर्गेनाइज पार्टीज, मतलब उनकी हिस्ट्री है. तो अगर जैसा अमेरिका डिमांड कर रहा है कि जल्द से जल्द इलेक्शन करें, अगर जितना जल्दी वो इलेक्शन करेंगे उतना जल्दी वन ऑफ दोस टू पार्टीज या बोथ ऑफ देम विल डू वेल, क्योंकि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है. लेकिन ये जो नया रेवोल्यूशन, ये जो नए बच्चे जिन्होंने यूं कहिए कि ऑटोक्रेसी को हराया है, दे आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड इनफ टू रिप्रेजेंट द कंट्री. तो द मिलिट्री विल हैव टू गो थ्रू दिस प्रोसेस के प्रिपेयर द कंट्री टू फॉर एन इलेक्शन. लेकिन आप याद रखें कि बांग्लादेश की मिलिट्री हैज टेस्टेड ऑटोक्रेसी. इन्होंने डिक्टेटरशिप पहले भी आ चुके हैं, इससे पहले भी इंटरिम गवर्नमेंट आए जब इट वाज वेरी गुड. इस सेंचुरी के मतलब 2007-8 के करीब दे डिड अ प्रीटी गुड जॉब ऑफ ट्रांजिशनिंग टू डेमोक्रेसी, जिसके बाद शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर बनी. सो इट रियली डिपेंड्स ऑन हाउ वेल दिस पीपल डू. लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 15 साल में शेख हसीना की जो पार्टी थी वो स्टेट को कैप्चर कर ली. देखिए, एक पॉलिटिकल पार्टी जब काफी देर पावर में रहती तो वो इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस के कई लेवल्स तक अपने लोगों को, जैसा कि बीजेपी ने बीसीसीआई को कैप्चर कर लिया. देखिए प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई इज अमित शाह सन. अब कोच आ गए हैं बीजेपी के एक्स एमपी. तो इस तरह से जब अपने बंदे बैठ जाते हैं, देन दीज इंस्टीट्यूशंस विल नॉट अलाउ ए फेयर एंड फ्री इलेक्शन. तो क्या आर्मी विल रिमूव अवामी लीग के जो एम्बेडेड लोग हैं इंस्टीट्यूशंस में? तो ऐसे ऑपरेशनल सवाल है. तो मुझे लगता है कि एक कि देयर इज नो क्लियर विजन ऑफ व्हाट द अल्टरनेटिव इज. एक वो है. दूसरा कि इज दिस मिलिट्री, इज दिस जनरल केपेबल ऑफ डिलीवरिंग द अल्टरनेटिव? वो दूसरा सवाल है. तो और उसके बाद अब इंटरनेशनल प्रेशर बहुत पड़ेगा. देखना, इंडिया से भी पड़ेगा, चाइना से भी पड़ेगा, अमेरिका से पड़ेगा. तो ये तीनों के बीच में फंस गया है बेसिकली. मतलब वो कहते ना, वो धनो गुंडों में फंस गई, वो इस तरह हो जाएगा बांग्लादेश का. तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी ट्रबलिंग टाइम. और लेट्स होप के मिनिमम वायलेंस खत्म हो जाए. लेट्स मतलब पॉलिटिकल सोल्यूशन को वक्त लगेगा, लेकिन वायलेंस कम हो जाए. हाँ, ये जो यूएस की तरफ, यूएन के तरफ से, यूके की तरफ से एक बयान आया है, जो फॉरेन सेक्रेटरीज स्टेटमेंट है ऑन द सिचुएशन इन बांग्लादेश. और डेविड लैमी, उन्होंने कहा है, द लास्ट 2 weeks in Bangladesh have seen unprecedented levels of violence and tragic loss of life. A transitional period has been announced by the chief of the army staff. All sides now need to work together to end the violence, restore calm, de-escalate the situation, and prevent any further loss of life. The people of Bangladesh deserve a full and independent UN-led investigation into the events of the past few weeks. UK wants to see action taken to ensure Bangladesh a peaceful and democratic future. UK and Bangladesh have deep people-to-people links and shared Commonwealth values. प्रोफेसर पाशा, मैं अब आपके पास आती हूँ कि यूके का स्टैंड क्या रहेगा? क्या कोई पॉसिबिलिटी आपको लगती है कि यूके उनको पनाह देगा? मे बी अभी तुरंत ना दे, थोड़े दिन बाद दे, या फिर बिल्कुल उस चीज को अब हम माने कि वो खारिज है और वो ऑप्शन अब बिल्कुल डिस्काउंटेड है कि उनको यूके वो नहीं जा सकती?
और नहीं जा सकती तो फिर भारत उनको कब तक पनाह देगा, ये भी बात है। और जो अभी डॉक्टर खान कह रहे थे कि भाई उनको हमें पनाह नहीं देनी चाहिए थी, तो ये पॉलिटिकल क्वेश्चन तो मोदी जी को भी फेस करना पड़ेगा। डॉक्टर पाशा अनम्यूट कर लीजिएगा सर, अनम्यूट करिए प्लीज। हाँ, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द प्रोग्राम। शुक्रिया आपका। मेरा मानना है कि इफ यू टेक ए मैक्रो पिक्चर, I am of the opinion that it is not purely an internal rebellion. There have been very powerful external forces इसके पीछे हैं। जिस तरीके से मोहम्मद यूनुस को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, जिनके ताल्लुकात शेख हसीना से काफी स्ट्रेन्ड रहे हैं, काफी इश्यूज के ऊपर, इसको लेके एक्सटर्नल पावर्स जो इंटरेस्टेड हैं, प्राइमरली द यूनाइटेड स्टेट्स, यू नो, इफ यू सी द पैटर्न, जहां भी वो नोबेल प्राइजेस का इनकरेज कर रहे हैं स्वीडन से, उनको यूज किया गया है उनके अपोनेंट्स के खिलाफ, चाहे वो ईरान हो या इजिप्ट हो, एंड नाउ बांग्लादेश एंड मैनी, बहुत सारे जगहों पे। तो इसमें जैसा कि रिपोर्ट्स आ रही हैं, इसी ब्रिटेन और अमेरिका के ताल्लुकात हमें ध्यान में रखना चाहिए, एंड एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज डिस्कस्ड बिटवीन इंग्लैंड एंड अमेरिका। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा होगा, एंड मेरे ख्याल से, मेरा अपना मानना है कि शेख हसीना को वहाँ अगर दिया भी गया असाइलम, तो कुछ अरसे के लिए होगा, और उन्हें लॉन्ग टर्म बेसिस पे वहाँ रखना उनके लिए ब्रिटिश स्टेमर गवर्नमेंट, लेबर गवर्नमेंट के लिए भी प्रॉब्लम होगा, और यूएस ब्रिटिश रिलेशंस पे भी स्ट्रेन पड़ेगा, because I don't think America would welcome any support by London इसको वहाँ शरण देने की बात। जहां तक लार्जर इशू है, मेरे ख्याल से जो सिविलियन गवर्नमेंट के स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं, अगर उनकी बात नहीं मानते हैं आर्मी चीफ, तो ये तनाव बना रहेगा, और ये स्ट्रीट से हटेंगे नहीं, क्योंकि जिस तरीके से स्टूडेंट्स को मोबिलाइज किया गया है, ऑर्गेनाइज किया गया है, और उनको सपोर्ट मिल रही है, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल वगैरह वगैरह सब। हालांकि पॉलिटिकल पार्टीज, बीएनपी और जमात इस्लामी, उनका काडर सड़कों पे है, लेकिन जो स्टूडेंट लीडरशिप हैं, अगर उनके प्रोफाइल्स कुछ लोगों के देखें, तो लगता है कि ये काफी अरसे तक तनाव रहेगा, मिलिट्री के साथ भी झड़पें होंगी, जब तक उनकी डिमांड्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो मोहम्मद यूनुस इमर्ज होके सेंट्रल फिगर आ रहे हैं, जो कि अमेरिकन बैकिंग उनको शुरू से है, और इससे पता चलता है कि कौन इन्वेस्टेड इंटरेस्ट इनके पीछे यूज करना चाहते हैं और किसके खिलाफ करना चाहते हैं। The good thing I have noticed पिछले 5-6 घंटे में, कि कई हिंदू टेम्पल्स को प्रोटेक्ट किया गया है, और माइनॉरिटीज के ऊपर अटैक करने का जो कोशिश कर रहे थे, उसको प्रिवेंट किया गया है। तो जो हम खदशा रखते थे, फियर रखते थे कि हिंदू के ऊपर लार्ज स्केल अटैक होगा, एक्सोडस होगा, वो मेरे ख्याल से होने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ इंटरनल सिचुएशन आर्मी probably will be able to control. I feel like that. ठीक है। अब मैं संजय, अब आपके पास आती हूँ कि भारत में अगर कंटिन्यू करती हैं शेख हसीना, तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके से इसका असर भारत पर पड़ सकता है, और जो पूरी जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसको देखते हुए, और जो अंदरूनी विपक्ष है वो कैसे रिएक्ट करेगा? क्योंकि हमने देखा था कि अभी सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से भी शेख हसीना मिली थी। तो आपको क्या लगता है कि क्या विपक्ष इस तरीके से क्या कोई एडवर्स रिएक्शन विपक्ष की तरफ से आ सकता है? और सब लोग ये कह रहे हैं कि इनको ज्यादा लंबा यहाँ पर पनाह देना ठीक नहीं है, तो भारत पर क्या असर पड़ सकता है फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से? मुझे तो लगता है, हाँ, देखिए, हिंदुस्तान के अंदर हसीना के लिए गुडविल बहुत है। पिछले 50 साल से हिंदुस्तान से जुड़ी हुई हैं वो।
जब पहली दफ़ा उनको एग्ज़ाइल में गईं तो जो पनाह मिली उनको हिंदुस्तान में मिली, और जिस मोहब्बत और ख़ुसूसियत के साथ मिली वो जब प्रणब मुखर्जी थे या उनकी फैमिली के साथ या गांधी फैमिली के साथ, तो ये रिश्ते एकदम ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि है ना उनको फिर यहाँ पे आना पड़ा। ऑन द इशू ऑफ बांग्लादेश, कांग्रेस और बीजेपी तकरीबन एक ही तरीके से वहाँ के हालात को देखते हैं। दोनों को इस बात का खौफ है कि अगर वहाँ पर, जैसे कि प्रोफेसर साहब बता रहे थे कि अगर वहाँ पर म्यूटेट कर गया कि स्टूडेंट लेड मूवमेंट बी टेकन ओवर बाय इस्लामिस्ट फोर्सेस, वहाँ पे हुआ आपके जब है ना इजिप्ट के अंदर काफ़ी बड़ा आंदोलन हुआ था, अरब स्प्रिंग हुई थी, उसके बाद लिया गया, क्योंकि जो स्टूडेंट फोर्स होती है एमॉर्फस होती है, ऑर्गेनाइज नहीं होती है, और उसके पीछे जो ऑर्गेनाइज ताकतें होती हैं वो उसको कब्जा कर लेती हैं। तो हिंदुस्तान को उसी चीज़ का खौफ है कि जो पीछे से ताकतें हैं जिनको की सपोर्ट ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये पूरा मूवमेंट ढाका में हुआ वो ये स्टूडेंट्स ने लीड करा, और उसके पीछे कौन क्या कर रहा है इसके बारे में अभी एक फॉग और एक स्मोक स्क्रीन है। डॉक्टर पाशा ने बताया कि इसके पीछे एक ग्रैंड कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। मैं इनसे काफ़ी हद तक इत्तेफाक करता हूँ हर मुद्दे के ऊपर, यहाँ पे भी हो सकता है। पर अब हिंदुस्तान का वहाँ पे काफ़ी बड़ी दखल है, तो उनकी जो एजेंसीज़ हैं, जो तमाम लोग हैं, उनको ये देखना पड़ेगा कि उनमें क्रेडिबिलिटी है कि इस तरीके की चीज़ से लोगों को आगाह कर पाएँ कि नहीं। यहाँ पर जो शिकस्त मिली है हिंदुस्तानी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट को, उससे उनको फ़िलहाल एकदम उभरना बहुत मुश्किल होगा। मुझे तो इस बात पे हैरानी होती है कि इतने दिनों से ये लोग यहाँ पर है ना सक्रिय थे, सरकार के साथ लगे हुए थे, उसके बावजूद वो लोग है ना कुछ नहीं कर पाए। तो कहने का मतलब ये है कि जो दूसरी तरफ की ताकत है वो कहीं ज़्यादा मजबूत थी, कहीं ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ थी, और लोगों का जो गुस्सा था शेख हसीना, उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, पॉलिटिक्स हैं, उस पे इतना ज़्यादा था कि उनको सँभालना बहुत मुश्किल था। जो पूरी डेमोक्रेसी थी आज की तारीख में, उसको जिस तरीके से दबाया गया, स्मॉदर करा गया, उसमें हिंदुस्तान को भागीदार मान रहे थे। दे अक्यूज़ इंडिया ऑफ स्मॉदरिंग डेमोक्रेसी। अगर आप गौर करें वहाँ से जो इमेजेस आ रही हैं, तो जितनी भी हिंदुस्तान से जुड़ी चीज़ें उसको डिफेस कर रहे हैं, काला कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और वहाँ पे इस बात का भी आक्रोश है कि जिस तरीके से शेख हसीना ने कॉन्ट्रैक्ट्स इंडियन कंपनीज़ को दी, खासकर अडानी को जिस तरीके से तरजीह दी गई, इसका मेरे ख्याल से लिखा भी गया है। वॉशिंगटन पोस्ट ने एक लंबा-चौड़ा आर्टिकल करा था उसके बारे में कि कॉन्ट्रैक्ट्स देने के लिए। तो एक ना बयान है शेख हसीना का कि हिंदुस्तान तभी खुश रहता है कि और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर तभी खुश रहते हैं जब है ना अडानी के काम होते रहें या अडानी के पक्ष में कुछ है ना निर्णय लिए जाएँ। तो ये सब चीज़ें जोड़ के स्थिति ऐसी हो गई कि ये जो पूरा मूवमेंट है, डेमोक्रेसी के लिए तो है ही, हिंदुस्तान के खिलाफ भी हो गया है। और हिंदुस्तानी जो सो कॉल्ड एडवाइज़र्स थे, वो कुछ भी नहीं कर पाए शेख हसीना को ये बताने के लिए कि ये हाथ से जो स्थिति है वो निकली चली आ रही है और उसको ज़रूरी है कि कंट्रोल करा जाए। और शेख हसीना की भी काफ़ी है ना परेशानी की बात थी उनकी कि वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थी। वो इतनी ऑटोक्रेटिक थी कि वो कोई ढंग की सलाह भी देता था तो कोई सुनने को तैयार नहीं। मुझे पता है कि दिल्ली में तमाम जो पुराने शेख मुजीबुर रहमान से जुड़े लोग थे, पुरानी अवामी लीग से जुड़े लोग थे, वो लोग दिल्ली में घूमते रहते थे, क्योंकि वो कहते थे कि ये किसी की बात नहीं सुनती और हमारा इसने हमको शक की निगाह से देखती है। उनके धंधे भी चौपट कर दिए थे, सब चीज़ कर दी थी। तो आई यूज्ड टू फाइंड इट वेरी सरप्राइजिंग कि किस तरीके से इन्होंने हर किसी से अपने को दूरी कर ली है। तो इस माहौल के अंदर इंडिया क्या करेगा? मुझे लगता है कि इंडिया के पास कोई और ऑप्शन नहीं है, उसको यहाँ पे रखना पड़ेगा। लंदन जाएँगे नहीं, क्योंकि लंदन से इनकी पुरानी इन्होंने वो रिफ्यूज़ टू माँगा है, क्योंकि उनकी बहन रेहाना रहती है, पर मुझे नहीं लगता कि उनको इतनी आसानी से वहाँ मिलेगा। बिल्कुल। डॉक्टर खान, मैं अब आपके पास आती हूँ। अभी हम डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे। मैं कुछ विजुअल्स देख रही थी, जो बांग्लादेशी नेशनल्स कोलकाता में रहते हैं, तो वो सेलिब्रेट कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर कि शेख हसीना हैज़ फ्लेड टू इंडिया फ्रॉम बांग्लादेश, और अब वो बंगाली स्टूडेंट्स, दे आर कॉलिंग फॉर बंगाली स्टूडेंट्स टू रेप्लिकेट द प्रोटेस्ट्स that occurred in Bangladesh if Sheikh Hasina seeks refuge to in West Bengal. यानी कि वो कह रहे हैं कि अगर शेख हसीना वेस्ट बंगाल में रिफ्यूज लेती हैं तो हम प्रोटेस्ट करेंगे। अब इस पर खासकर वेस्ट बंगाल पर अगर आप देखें वहां पे, क्योंकि बहुत सारे बांग्लादेशी नेशनल्स रहते हैं, तो क्या असर वेस्ट बंगाल में स्पेसिफिकली पड़ सकता है, नोइंग दैट ममता बनर्जी ने बिल्कुल साफ मना कर दिया है? देखिए, द डेंजर इंडिया के लिए ये है कि अगर बांग्लादेश के जो सिचुएशन है, अगर वो वायलेंस चलता रहा, देखिए, हाँ, सो बिकॉज अभी अवामी लीग का बैकलैश नहीं आया,
अवामी लीग के पास बहुत रिसोर्सेस हैं, बहुत पैसा है, बहुत गुंडे भी हैं उनके पास, सो दे हैव लॉट ऑफ रिसोर्सेज जिससे वो बैकलैश कर सकते हैं। जस्ट बिकॉज हसीना हैज लेफ्ट द सीन, इसका मतलब ये नहीं कि अवामी लीग खत्म हो गई है, मतलब देर ऑल दूसरे वेस्टेड इंटरेस्ट है। अगर ये वायलेंस बढ़ते रहा तो देर विल बी माइग्रेशन टुवर्ड्स इंडिया, मतलब इंडिया, वो बेचारा बांग्लादेश इज लाइक एन इंडिया लॉक्ड कंट्री है ना, हर तरफ से इंडिया ही इंडिया है, वो जाएंगे तो इंडिया ही जाएंगे। तो वेस्ट बंगाल के लिए दिस इज अनदर थ्रेट कि भाई हमारे पास लोग आ जाएंगे, बट इट इज नॉट जस्ट द थ्रेट ऑफ लार्ज माइग्रेशन, बट इट इज ऑल्सो थ्रेट के वायलेंस भी आ जा सकता है, कि ये जो वायलेंस इस तरफ हो रहा है ईस्ट बंगाल में, वो वेस्ट बंगाल में भी हो सकता है। So I think what Mamata Banerjee is trying to do is to protect her state from these two sources, कि migrants भी ना आए और violence भी ना आए, and that is a very dangerous volatile situation, और वो unpredictable है नीलू, कि हम मतलब कि अगर ये सिचुएशन नहीं बनता है ना कि एक इंटरिम गवर्नमेंट आ जाए एंड देन इट मूव्स टुवर्ड्स हैविंग, आप देखें ट्यूनीशिया में वो बंदा को इंटरिम बनाया था, उसने तो डिक्टेटरशिप ही कब्जे कर लिए, हालांकि वो बेचारा प्रोफेसर है, सो ही टुक ओवर। सो इस तरह के टेम्पटेशंस तो बहुत है, इवन टू द जनरल, ये जो वकार उज़्ज़मान साहब है, आई मीन ही इज बीन वर्किंग वेरी क्लोजली विद ए वेरी अथॉरिटेरियन लीडर, शेख हसीना के वो कजन के हस्बैंड है, इज अ फैमिली मेंबर ऑफ शेख हसीना। तो मुझे लगता है कि एज फार एज इंडियन पॉलिटिक्स इज कंसर्न, दे हैव टू आल्सो बी केयरफुल कि ये मुस्लिम हिंदू कार्ड ना खेलें। ये जो कि अरे इस्लामिक स्टेट बन जाएगा, दिस विल बिकम द सेकंड पाकिस्तान, ये जो ऑलरेडी इंडिया के बाद वॉइसेस से ये सुनने में आ रहा है, दैट विल बिकम मोर डेंजरस, इट विल डिस्टेबलाइज वेस्ट बंगाल आल्सो यहाँ पर। तो दे हैव टू मेक श्योर कि लैंग्वेज ऐसी रखे कि डेमोक्रेसी अथॉरिटेरियनिज्म की ही बात करें। अगर आपको बात भी करना है कि जमात इस्लामी विल बिकम पावरफुल, पुट देम इन द कैटेगरी ऑफ अथॉरिटेरियन एंड नॉन डेमोक्रेटिक, बिकॉज कि शेख हसीना इज अलाइंड विद बीजेपी। मतलब मैं कई लोगों के इंडिया से कमेंट्स पढ़ रहा था कि ये कह रहे हैं कि भाई बेसिकली शी वाज टेकिंग बांग्लादेश अवे फ्रॉम इस्लाम टुवर्ड्स अखंड भारत की तरफ, टुवर्ड्स द हिंदुइज्म ऑफ इंडिया, इसलिए ये रेवोल्यूशन हो रहा है। तो नैरेटिव्स ऑलरेडी बिल्ड हो रहे हैं, एंड दोज नैरेटिव्स आर बेसलेस भी हैं, लेकिन अगर वो फैलने लगे तो दे कैन क्रिएट वायलेंस। जिस तरह आप इंग्लैंड में देखें, आप जो नैरेटिव्स हैं वो बिल्कुल हकीकत से कितना जुदा है, उसके बावजूद नॉन स्टॉप वायलेंस चल रहा है पिछले 4-5 दिन से, साउथपोर्ट से लेकर वो पूरा यूके में फैल गया है। तो मेरा वरी ये है कि दिस विल डिस्टेबलाइज। दूसरी चीज ये है कि देयर इज ए जियोपॉलिटिकल एंगल टू इट व्हिच इज नो डाउट, कि देखिए इंडिया जिस दिन से पैदा हुआ, अगर आप नेहरू की वो जो स्पीच थी ना ए ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, उस दिन से इंडिया ग्लोबल लीडर बनने का, वर्ल्ड पावर बनने के ख्वाब देख रहा है। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर आप अपने महल्ले के दादा नहीं बने तो आप दुनिया के दादा कैसे बनेंगे? सो इफ इंडिया कांट डोमिनेट साउथ एशिया, तो फिर हाउ कैन इट डोमिनेट द वर्ल्ड? और अब चाइना इतना घुस गया है इन साउथ एशिया, मालदीव्स को ले लिया है, पाकिस्तान को ले लिया है, और अगर एंटी इंडिया गवर्नमेंट आ जाती है ना बांग्लादेश में, then you have a problem, because that will lean anti-America, anti-India and pro-China. So the situation for India के लिए है is to manage diplomacy. देखिए आप बांग्लादेश के अगर आप नंबर्स देखेंगे, ट्रेड, इंपोर्ट, मिलिट्री परचेजेस, तो ऐसा लगेगा कि बांग्लादेश वाज पार्ट ऑफ द चाइनीज स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। लेकिन शेख हसीना ने डिप्लोमेटिकली ऐसा बैलेंस किया कि वो ना तो इधर की थी ना उधर की थी, पूरी तरह से both thought that she belonged to them ना। तो India will have to somehow make sure कि the next government जो आती है does not blame India पूरी तरह से to support Sheikh Hasina and for supporting autocracy, और anti India ना बने। मतलब this is the minimum goal जो इंडिया की पॉलिटिक्स, और उसको डिप्लोमेसी और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स दोनों को सही खेलना पड़ेगा to ensure कि बांग्लादेश doesn't become an anti India state। बट जो ताकतें हैं जो शेख हसीना को हटाने के पीछे है, बहुत लोग ये कह रहे हैं डॉक्टर पाशा दैट जो अमेरिकन डीप स्टेट फोर्सेस है उनका एक बहुत बड़ा रोल है शेख हसीना को हटाने में। भाई डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर धीरे धीरे करके बिल्कुल एक डिक्टेटोरियल फिगर के रूप में अगर वो देखी जा रही थी,
तो क्या इसके पीछे वाकई में अमेरिकन डीप स्टेट फोर्सेस हैं या कुछ और ताकतें हैं? लोग इसके बारे में भी डिस्कस कर रहे हैं और तमाम सोशल मीडिया पर ये चल रहा है कि भाई किसने मतलब ये कौन सी ताकत है जो शेख हसीना को हटा रही थी? देखिए, सुबह भी आपके प्रोग्राम में मैंने इसका जिक्र किया था। मेरा मानना है कि ये मैसेज व्हाइट हाउस से और पेंटागन से न्यू दिल्ली को आ रहा है, क्योंकि जो कशमकश अमेरिका, रशिया और चीन को लेके चल रहा है, इसमें वो चाहते हैं कि न्यू दिल्ली उनके हक में रहे। लेकिन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के नाम पे हम धीरे-धीरे अपना ही रोल खोज रहे हैं, चाहे यूक्रेन में हो या कहीं और मुद्दे पे हो। कि जो क्वाड बना हुआ था, वो इम्प्रेशन अमेरिका और दूसरे लोगों को था कि भारत चीन के खिलाफ उनके हित में काम करेगा। लेकिन हमने उसको रेसिस्ट करके नॉन पॉलिटिकल एजेंडा भी प्रमोट कर रहे हैं। तो इस लिहाज से ये जो स्ट्रिंग ऑफ फायर भारत के आसपास में हो रहा है, तो इसमें क्लियरली अमेरिका का हाथ है, कोई शक मुझे नहीं है इसमें, इस को रीअसर्ट करने में। और मुझे क्लियरली ये नजर आ रहा है कि जितना भी हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करेंगे, जितने भी प्रयास हम ब्रिक्स में करेंगे, जितना भी हम ट्रेड और ताल्लुकात रूस से बढ़ाएंगे और चीन के साथ बातचीत करने पे तुले हुए रहेंगे, और जितना डिस्टेंस अमेरिकन पॉलिसीज चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो इराक में फोर्सेस नहीं भेजना वाजपेयी के दौरान से लेके अभी तक आप एनालाइज करेंगे, तो एक पैटर्न बनता है कि अमेरिका लाख कोशिश कर रहा है कि इंडिया को मनाने के लिए आप हमारे साथ में रहिए, डेमोक्रेटिक फोर्सेस के साथ रहिए, इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर के साथ रहिए बोल के। लेकिन हम जो स्पेस बना रहे हैं रूस के साथ और ब्रिक्स के साथ और ग्लोबल साउथ के साथ, जिस तरीके से G20 में हमने अफ्रीका को और दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज को शामिल किया, ये अमेरिका इससे नाराज है। ये वो चाहता है कि भारत ऐसा प्रयास ना करे, लेकिन अमेरिका और वेस्ट के साथ मिल के करें, जो कि हम रेसिस्ट कर रहे हैं। तो ये अटेम्प्ट बांग्लादेश में भी उसी पैटर्न पे है जिस तरीके से मालदीव्स में हुआ। अब आगे चल के देखिए नेपाल में भी ओली साहब इतना ही करेंगे जितना दूसरे देशों में हो रहा है, और वो भी एंटी इंडिया ही वेल नोन है उनकी पॉलिसीज, चाहे बॉर्डर एरियाज पे हो और दूसरे मुद्दे पे हो। तो धीरे धीरे करके ये पूरे पाकिस्तान से लेके मालदीव से लेके नेपाल, बांग्लादेश से लेके भारत पे प्रेशर अल्टीमेटली पड़ेगा कि आपको कोई अल्टरनेटिव नहीं है, आप हमारे साथ रहिए, आपके सिक्योरिटी के लिए, चाइना के पॉलिसी के लिए और ओवरऑल नेबरहुड पॉलिसी के लिए। तो ये भारत पे प्रेशर डालने के लिए ये एक और कदम उस उन्हीं फोर्सेस लिए हैं। क्योंकि जो एक और मैं मिनट लूंगा आपका, क्योंकि अगर मैक्रो लेवल, ग्लोबल लेवल पर देखेंगे तो गाजा वार जो है सिर्फ गाजा वार ही नहीं है। अगर आप बारीकी से नेतन्याहू की स्पीच कांग्रेस में पढ़ें तो वो लगातार कहते आ रहे हैं कि हम पूरे बारबेरियन फोर्सेस से लड़ रहे हैं, वेस्ट के डिफेंस में कर रहे हैं, अमेरिका के डिफेंस में कर रहे हैं। तो जब रूस, चीन, ईरान मिले हुए हैं, जिसमें हमारे इंडिया का अनसर्टन पोजीशन है उसकी तरफ से, तो ये मान के चल रहे हैं कि इंडिया का उनके शामिल होना बहुत महत्वपूर्ण है चाइना के फैक्टर में भी। और वो दूसरे मुद्दे भी, चाहे दलाई लामा को नोबेल प्राइज दे के तिब्बत का मसला उठाना हो या बॉर्डर सिचुएशन हो, वो भी करके रहेंगे। लेकिन एक जो तस्वीर जो कल से काफी वायरल हो रही है संजय, मैं अब आपके पास आऊंगी, और वो एक तरीके से आइकॉनिक पिक्चर है कि जगह जगह पर शेख मुजीबुर रहमान जो कि शेख हसीना के फादर है, उनको फादर ऑफ द नेशन कहा जाता था। ये तस्वीरें देख लीजिए, जिस तरह से उनके स्टैच्यूज को गिराया गया है, और जो जनरेशन नेक्स्ट है उसकी बात की जा रही है, जनरेशन जेड जो इस समय बांग्लादेश की है, जिसने कि इस पूरे प्रोटेस्ट को मोबिलाइज किया, हर रिलीजन, हर कास्ट, हर जेंडर के लोगों को
उन्होंने आज लाकर एकजुट करके खड़ा कर दिया कि शेख हसीना की पॉलिसीज अच्छी नहीं है बांग्लादेश के लिए और उनका पुरजोर विरोध करना चाहिए। तो क्या कहेंगे कि जो प्रेजेंट जनरेशन है वो अब क्या चाहती है बांग्लादेश की, और उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा, जो स्पेशली जो यंगर जनरेशन है जिसने जिस तरीके से ये पूरा जो बांग्ला स्प्रिंग है उसको मोबिलाइज किया है, और ये जो स्टैच्यूज गिराए गए हैं जगह जगह पर, बिल्कुल एक जो बांग्लादेश के फादर ऑफ द नेशन का अगर इस तरीके से स्टैच्यू गिराया जाता है तो ये क्या बड़ा संकेत है बांग्लादेश के लिए भी और अगर आप हाँ, गौर करें तो शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के नेहरू जैसे थे। उन्होंने ही किसी हद तक है ना देश को खड़ा किया, उसकी पॉलिसीज को। ये मुल्क है ना वो कुड हैव गॉन द वे ऑफ बीइंग अ इस्लामिक स्टेट, तो इन्होंने इसकी जो सेकुलर वैल्यूज उसको रिइंफोर्स करा, हिंदुस्तान के साथ रिश्ता बनाया। तो अगर इसको गिरा रहे हैं तो इसमें साफ दिखाई पड़ रहा है कि इसके पीछे ऐसी ताकतें हैं जो उनकी वैल्यूज को फिर जिंदा नहीं रहना चाहती हैं, और वो चाहती हैं कि लोग बाग इनको एक दुश्मन के रूप में देखें, जैसे कि यहाँ पर भी काफ़ी हद तक कैंपेन करी गई नेहरू के खिलाफ। तो ये कुछ इससे अलग थोड़ा है। मूर्ति गिराना तो एक मेरे ख्याल से बहुत बड़ा कदम है जो कि लास्ट स्टेज में होता है। उसके पहले अगर देखा जाए तो काफ़ी हद तक बड़ी कैंपेन नेहरू के खिलाफ करी जा रही है, बार बार उसको हर चीज़ के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर हिंदुस्तान को इस बात को का एहसास होना चाहिए कि जो हम देख रहे हैं, जितना भी दिल में ये उम्मीद हो कि ऐसा हाल नहीं होगा कि ये मुल्क है ना उस दिशा में नहीं जाएगा जिसमें कि यह हिंदुस्तान की जो राइट विंग फोर्सेस है उनको तरजीह मिलेगी, उनको प्रोत्साहन मिलेगा, पर ये दिशा वही है चाहे आप जो भी कहिए। और उसका नतीजा ये होगा कि बादशाह साहब ने देखा 5-6 घंटे में हिंदू टेम्पल्स वगैरह को बचाने की कोशिश करी जा रही है, पर जब तक है ना एक कोई ओवरऑल कमिटमेंट नहीं होता है, तो मुझे लगता है कि थोड़े दिनों की बात है, रेफ्यूजीज आना चालू हो जाएंगे हिंदुस्तान में। और ये जो प्रोसेस है उससे सिर्फ एक ही पार्टी और एक ही सोच को फायदा होगा। जो भी हिंदू रिवाइवलिस्ट है हिंदुस्तान में, वो ये कहेंगे कि बांग्लादेश में भी हिंदू रह नहीं सकता। जो बार बार जुबान जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं कि पाकिस्तान के हिंदू कहाँ गए, कैसे गए, पहले इतने सारे थे अब इतने कम रह गए, वही बातें ना बांग्लादेश के बारे में होंगी। ये भूल जाएंगे कि इस माहौल के अंदर बनाने का जिम्मेदारी हमारे ऊपर भी थी। अगर आप गौर करें 2021 में प्रधानमंत्री मोदी गए थे बांग्लादेश, तो वहाँ पे तो गए थे पर साथ साथ में मंदिरों के भी चक्कर लगाए उन्होंने। और उसके बाद जो पूरा माहौल था हसीना के खिलाफ कुछ हद तक हो गया था कि वो उसको थोड़ा बहुत एम्बैरेसमेंट भी हो रहा था। तो ये सब चीज़ें गौर करने की चाहिए। वहाँ पर काफ़ी जन आंदोलन भी खड़ा हुआ इसके खिलाफ। जो यहाँ पे सीए से सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट हुआ, एनआरसी हुआ, लोगों को लगा कि जो हिंदुस्तान एक सेक्युलर डेमोक्रेसी थी, जहाँ पर सबको है ना मौका मिलता था, वो इट हैज़ बिकम अ हिंदू स्टेट। तो इसका पूरा इम्पैक्ट पूरे रीजन में हुआ। अगर मालदीव में लोग बाग हिंदुस्तान के खिलाफ हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, तो उनको एक है ना आइडियोलॉजिकल रीज़न मिल गया कि अब है ना हिंदुस्तान हिंदू हो गया है, उसको सेकुलरिज्म से कोई मतलब नहीं है। डिप्लोमेसी के अंदर ये बहुत बड़ी हमें सेटबैक मिली है, चाहे मानो ना मानो, पर उससे हमारे पास ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हो गए जो हम लोग खेलने की कोशिश करते थे। तो मुझे नहीं लगता है कि हिंदुस्तान में लोगों को इस बात का एहसास होगा। वो सोच रहे होंगे कि सेटबैक है, पर यहाँ पे कई सारी फोर्सेज हैं जो कि सोच रही होंगी कि इससे हमको हमारी राजनीति को बल मिलेगा, वापस है ना जो रिलीजियस रिवाइवलिस्ट पार्टीज हैं उनको प्रोत्साहन मिलेगा। तो अब मेरे ख्याल से बहुत बड़ा चैलेंज है जो कि हमारे लिए खड़ा हुआ है। ठीक है। अब डॉक्टर खान, अब मैं लास्ट राउंड ऑफ क्वेश्चंस के लिए आ रही हूँ आप तीनों के पास कि डॉक्टर खान, जो एक चर्चा कल से चल रही है कि जितने भी डिक्टेटर्स हैं और जो डिक्टेटोरियल टेंडेंसी के जो नेता होते हैं उनको अब सीखने की जरूरत है। और बार बार जो भारत में जिस तरीके के चीजें हैं कि भाई आप मीडिया का मुंह बंद करने की कोशिश की जाती है, हर चीज को दबाने की कोशिश की जाती है, और जो डेमोक्रेटिक लिबरल स्पिरिट है उसको एक तरीके से रिप्रेस करने की कोशिश की जा रही है। तो आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में मोदी जी के लिए इसमें बड़े लर्निंग लेसन्स हैं जो बांग्लादेश में हो रहा है? क्योंकि कल इस चीज को लेकर काफी सोशल मीडिया पर लोग बात कर रहे थे कि क्या मोदी जी कुछ सबक लेंगे जो बांग्लादेश में हो रहा है उससे? देखिए, आई थिंक मोदी जी दूसरों से थोड़ी सीखते हैं, वो तो विश्व गुरु हैं, वो दूसरों को सिखाते हैं। सो आई डोंट थिंक ही इज, उनमें लर्निंग कैपेसिटी मेरे नज़र में है कि ही हैज़ लॉस्ट इट। इस इलेक्शन के बावजूद आप देखें कि मोदी 3.0 लुक्स एग्जैक्टली लाइक मोदी 2.0।
हाँ, सिर्फ फर्क ये आया कि आंध्र प्रदेश और बिहार को थोड़े पैसे मिल गए, उससे हटके और कोई ज्यादा फर्क नहीं आया। सेम कैबिनेट, सेम मिनिस्ट्री, सेम पॉलिसीज और सेम प्रेजुडिस वो चल रहा है। तो आई एम नॉट वेरी श्योर, और टू बी फेयर टू हिम, अगर इंडिया का जो इलेक्शन हुआ था, इफ इट वाज ए वेरी फेयर इलेक्शन, तो वो इट शोज के ही स्टिल हैज ए कंस्टिट्यूएंसी, कि नरेंद्र मोदी की एक कंस्टिट्यूएंसी है, बीजेपी की एक कंस्टिट्यूएंसी है जो 37-38% के करीब है। आप देखें दुनिया में हर जगह ये जो राइट विंग पार्टीज हैं, फ्रांस में भी 37% था, वो हार गई ले पेन। तो आई डोंट थिंक कि शेख हसीना हैड दैट कंस्टिट्यूएंसी एट दिस टाइम, जितना मोदी के पास अभी जो लोग हैं ना, जो कहते हैं ठीक है गैस का वो सिलेंडर अगर 50,000 रुपए भी होगा तो हम मोदी जी को ही वोट डालेंगे, वैसी कंस्टिट्यूएंसी आई डोंट थिंक कि बांग्लादेश में थी। सो व्हाट हैड हैपेंड वाज कि उनकी जो करिश्मा था 5-10 साल पहले, वो हॉलो आउट हो गया। सो शी कोलैप्स फ्रॉम इनसाइड, कह सकते हैं। एंड दिस इज नॉट गोइंग टू बी ट्रू दूसरे डिक्टेटर, आप देखें पुतिन के साथ नहीं हो रहा, या सीसी के साथ इजिप्ट में ऐसा नहीं हो रहा। एंड टू सम एक्सटेंट एमबीएस इज आल्सो एन अथॉरिटेरियन लीडर, ना शी जिनपिंग के खिलाफ आपको नजर आ रहा है। सो दिस इज नॉट एक्चुअली जो कंजर्वेटिव लीडर्स हैं इन द वेस्ट वो हार रहे हैं। मतलब आप देखें जिन्होंने भी जो सपोर्ट किया है गाजा का जेनोसाइड, वो सब बेइज्जत हो गए हैं। ऋषि सुनाक हिस्टोरिकल डिफीट, जो बाइडन के साथ जो हो रहा है आप देखिए, तो सो यू कैन सी के डेमोक्रेटिक लीडर्स के साथ बेइज्जती हो रही है, नॉट द डिक्टेटरशिप्स। बट आई थिंक कि ये जो दिस इज ए फेलियर ऑफ इंडियन डिप्लोमेसी। मतलब ये मतलब वो लफ्ज एक है, पेनी वाइज पाउंड फुलिश कहते हैं, कि छोटी छोटी मामले में बड़ी चालाकी दिखा देते हैं लेकिन विजन में पीछे हट जाती है। एंड आई थिंक इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, इट इज लाइक दैट, इट इज पेनी वाइज पाउंड फुलिश। मिसाल मैं आपको देता हूँ, नरेंद्र मोदी की आप बाली में तकरीर सुने, वो जाते हैं इंडोनेशिया, दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री, और सिर्फ विष्णु की पूजा की बात करते हैं। ये नहीं कहते कि हमारे पास भी वी आर द सेकंड बिगेस्ट मुस्लिम कंट्री। ही इज नॉट लेवरेजिंग इंडिया का कल्चर और एसेट। वो जाके सेंट्रल एशिया में जहां पे 97% पॉपुलेशन मुस्लिम है, वहां पे बुद्धिज्म वो प्रमोट करना चाह रहे हैं। सो मुस्लिम्स आर सेंसिंग ए फॉरेन पॉलिसी विच इज ए हिंदू फॉरेन पॉलिसी विच इज सर्टनली इस्लामोफोबिक, यकीनन इस्लामोफोबिक है वो फॉरेन पॉलिसी। अब वो खुलेआम नहीं आ रही, क्योंकि ये भी बड़ा मतलब लखनऊ की तरह बड़े अदब से लेकर आ रहे हैं हिंदुत्व। इट्स नॉट वेरी अग्रेसिव, जाके गले मिल जाते हैं एमबीएस से वगैरह। सो बट पब्लिक इज सेंसिंग दैट। मेरे सामने अभी 4 दिन पहले की बात है, एक बांग्लादेशी पीएचडी स्टूडेंट मेरे सामने लिटरली रो दिया कि आई एम नॉट इन टच विथ माय फैमिली, कैन यू डू समथिंग। तो मैं बोला बांग्लादेश में मैं नहीं जाता, बट लेट्स गो थ्रू द यूएस एम्बेसी एंड लेट्स गो थ्रू द इंडियन एम्बेसी। लेट्स कॉल के इंडियन एम्बेसी से पूछें कि आपकी फैमिली के बारे में पता लगा। तो जिस तरह से वो रिएक्ट करा, आई डू नॉट वांट टू गो थ्रू द सेटन, कहा उसने। मतलब मैं बोला यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड, ये इंडिया की बात कर रहे हो या इजराइल की बात कर रहे हो। सो बट द पॉइंट इज कि आई सेंस्ड अ लॉट ऑफ एंगर एंड हेट्रेड इंडिया की तरफ पब्लिक में आ जा रहा है, व्हिच वाज नॉट द केस पहले। आप देखें, क्योंकि कल्चरली बांग्लादेश इज वेरी क्लोज टू इंडिया, अनलाइक पाकिस्तान, जो पाकिस्तान स्किज़ोफ्रेनिक है, कभी इंडियन हो जाता है, कभी मिडिल ईस्टर्न हो जाता है, लेकिन बांग्लादेश was always Indian in its culture, मतलब उनकी हर रिवाज, बोलना, लैंग्वेज भी। तो आई थिंक द वन बिग ब्लो जो लॉन्ग टर्म रहेगा, देखिए ये जो चाइना और इंडिया का टसल है टू डोमिनेट बांग्लादेश, चाइना इज लाइक अ रिच फ्रेंड बट इंडिया इज लाइक ए फैमिली फ्रेंड। गरीब हो अमीर हो ये तो रिश्तेदार है ना, अंकल हैं दूर के, इस तरह का रिश्ता था। लेकिन अगर ये हिंदू मुस्लिम हिंदुत्व वगैरह आ गया तो वो रिश्ता टूट जाएगा। They will not be a family friend, India, and that is the thing that India should not lose at this moment. के should not go aggressive. अगर थोड़ा एंटी इंडिया गवर्नमेंट भी आ रही, they need to manage it. और एक चीज ये है कि इंडिया has invested $10 billion बांग्लादेश में ड्यूरिंग शेख हसीना, जो इंडिया ने क्रेडिट प्रोवाइड किया है, काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो एक संकन कॉस्ट कहते हैं इकोनॉमी में, कि आप उसको 10 बिलियन को बचाने के लिए और 5-6 बिलियन और इन्वेस्ट कर लें। सो इंडिया हैज़ टू थिंक अबाउट इट कि इट शुड नॉट लूज ऑल इट्स इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि इंडिया सिर्फ 2 मुल्कों में कम्पीट करता है चाइना से, भूटान में
और बांग्लादेश में और थोड़ा बहुत श्रीलंका में, नेपाल में भी जी नेपाल में भी. So it's trying to keep its neighborhood free of China. और this is a delicate moment. यहाँ पे real test है. और मतलब I have a lot of respect for Dr. Jaishankar, but मैं सुना कि उनकी ज़्यादा चलती नहीं है. So someone has to use a very wise policy. हाँ, बट डॉक्टर पाशा, मिस्टर जयशंकर का भी जिक्र किया डॉक्टर खान ने, लेकिन कल भी हमने देखा कि जयशंकर की मीटिंग भी हुई मोदी जी के साथ. लेकिन क्या इस समय जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, नोइंग द फैक्ट कि इस समय शेख हसीना भारत में है, तो क्या भारत की सरकार को या मोदी जी को एक ऑल पार्टी मीटिंग नहीं बुलानी चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट भी सेशन में है, और सबको ब्रीफ करें कि भाई क्या चीज है क्या नहीं है. और ऐसे तो नहीं होगा कि भाई अब अकेले में आप मीटिंग कर लेंगे और फिर कोई किसी को ब्रीफ नहीं किया जाएगा. तो क्या ये नीड ऑफ द आवर नहीं है कि इस समय एक ऑल पार्टी मीटिंग हो, मोदी जी इस पे ब्रीफ करें लोगों को? क्या ये संभावना नहीं बनेगी और क्या ये होना नहीं चाहिए? जयशंकर ब्रीफ्ड गांधी आल्सो, राहुल गांधी को भी ब्रीफ किया उन्होंने. बिल्कुल बिल्कुल. जी हाँ. जी, नीलू, ये बहुत जरूरी है डेमोक्रेसी में, जो कि हम इतना ढोल बजाते हैं पूरी दुनिया में, और घर में जो है अपने पार्टी से, अपने पार्लियामेंट्री ग्रुप से बातचीत नहीं करना और एक तरफा डिसीजंस लेना, ये जो है आसार हैं डिक्टेटोरियल एटीट्यूड के, जो कि पिछले 10 सालों में मोदी ने साफ तौर पे बताया है कि वो कंटेम्प्ट से देखते थे कोई भी अपोजिशन लीडर हो. क्योंकि अब कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी लीडर ऑफ द अपोजिशन बने हैं, उनकी काफी तादाद है, सपोर्ट है दूसरे पार्टियों से. तो अभी सुनने में आ रहा है कि एक ऑल पार्टी मीटिंग होगी इस विषय पे, जो कि अच्छी बात है. सिर्फ बांग्लादेश पे ही ऑल पार्टी मीटिंग होना उसका एंड नहीं होना चाहिए. दूसरे मुद्दे पर भी जो है लगातार ऑल पार्टी मीटिंग होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा सभ्यता ये है कि फॉरेन पॉलिसी पे बाय एंड लार्ज कंसेंसस रहा है सभी पार्टियों, चाहे वाजपेयी के दौरान या नरसिम्हा राव के दौरान या देवेगौड़ा, गुजराल वगैरह. तो फॉरेन पॉलिसी की अहमियत इतनी जरूरी है, अहमियत इतनी महत्वपूर्ण है कि जो भी पार्टी मेजॉरिटी भी आती है तो दूसरे ग्रुप से संपर्क करना, उनको कॉन्फिडेंस में लेना, क्योंकि बहुत सारे हमारे स्टेट्स ऐसे हैं जो कि नेबरिंग कंट्रीज से भी उनका रिश्ता है, चाहे तमिलनाडु श्रीलंका का हो या केरला मालदीव्स का हो या पंजाब, राजस्थान, कश्मीर पाकिस्तान से हो, यूपी नेपाल से हो. इन सब को साइडलाइन कर दिया गया है मोदी के पीरियड में. तो ये सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर और foreign policy giving a हिंदुत्व कलर has been dangerous for India. और खास तौर पे उनके चमचों को, चाहे वो अदानी हो, अंबानी हो, इस तरह से मालदीव्स में और बांग्लादेश में और यूएई में और जहाँ कहीं भी मिलता है अपॉर्चुनिटी, ग्रीस में भेजना बहुत खतरनाक है. अगर आप देखें क्या यूएई कर रहा है हमारे इंटरेस्ट को, चाहे सूडान में हो, पूरे वेस्ट एशिया में हो, हम एक लफ्ज भी यूएई के खिलाफ नहीं बोले, एक लफ्ज सऊदी अरेबिया के खिलाफ नहीं बोले हैं, जबकि वो डिस्ट्रॉय कर दिया यमन को, और जो भी हो रहा है वहाँ सऊदी अरेबिया रिस्पॉन्सिबल है. तो इस तरीके से फॉरेन पॉलिसी चलाना जो है पूरे अरब वर्ल्ड में इंडिया के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं ये डिक्टेटर्स को हम सपोर्ट करके. उसी तरह बांग्लादेश में भी यही हुआ, वहाँ की जनता एंटी इंडिया हो गई, इसलिए कि हमारे आइडेंटिफिकेशन एक आदमी से, एक इंसान से हो गई और अनपॉपुलर हो गए, जो कि वाइल्ड फायर की तरह पूरे साउथ एशिया में फैल रहा है. तो हमें चौकन्ना होना चाहिए. डोमेस्टिक में भी एंटी मुस्लिम, एंटी माइनॉरिटी पॉलिसीज जो कि बांग्लादेश न्यूज़पेपर, प्रेस में भर के निकल रहा था कि ये मोदी सिर्फ अपने हित के लिए, हिंदुत्व प्रमोट करने के लिए ऐसे पॉलिसीज कर रहे हैं. चाहे सोशल मीडिया गल्फ में हो या नेबरिंग कंट्रीज में हो, हमें चौकन्ना होना चाहिए कि हमें सेक्युलर पॉलिसी जो अडॉप्ट कर रहे हैं उस पर तैनात रहना चाहिए. उसको मखौटे के तौर पे यूज करके कुछ और एजेंडा प्रमोट करना हमारे हित में नहीं है, हमारे देश के हित में नहीं है. और दूसरे हमारे दुश्मन जो है उसका फायदा उठा के हमें उसी तलवार से हमको वार करेंगे, जो कि हो रहा है. और जैसा कि मैंने जिक्र किया, अमेरिका इसी को यूज करके, अमेरिका के खिलाफ करके, दबाव करके वो स्क्वीज करना चाहता है भारत को.
बिल्कुल। अब आखिरी सवाल संजय आपसे करूँगी कि जो इस समय जो हालात हैं बांग्लादेश के, ठीक है, भारत कैसे सँभालेगा वो तो देखना पड़ेगा कि भारत इस सिचुएशन को कैसे सँभालता है। लेकिन अंत में जो अब सेना ने कमान सँभाली है वहाँ पर, तो कब तक चीज़ें काबू में आ जाएँगी? और वहाँ तो लोग सेलिब्रेट भी कर रहे थे, शेख हसीना का भागना देश से, शेख हसीना का हटना। चीज़ें बेकाबू और ना हो जाएँ। जी। देखिए वहाँ पर मुद्दा यह है कि आर्मी में कितना ट्रस्ट है लोगों को। अगर वहाँ पे ट्रस्ट का भी ब्रेकडाउन हुआ है, क्योंकि अगर आर्मी को शेख हसीना का के करीब माना जाता था, या जितना भी जुल्म हुआ है छात्रों पे, पूरी समाज पे, तमाम अलग-अलग सेक्शंस में, तो इतनी जल्दी आर्मी नहीं संभाल पाएगी। उसको है ना ज़रूरत पड़ेगी कि और पॉलिटिकल पार्टीज़ भी साथ जुड़ें, और जो उसकी बात कर रहे हैं स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा करें। तो देखने वाली बात है स्टेक होल्डर्स कौन है। मैं अभी देख रहा था कि खालिदा ज़िया को उन्होंने आर्मी ने रिलीज़ कर दिया काफ़ी समय बाद। मुझे नहीं पता कि उनकी हालत कैसी है, उनके साहबजादे तारिक या इसमें जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे। पर ये दिखाई पड़ा कि बीएनपी को एकोमोडेट करना पड़े। देयर इज़ नो getting away from the fact that BNP would be accommodated in this new dispensation if the army wants some kind of trust to build on that. अगर से कोई इत्तेफाक करे तो ये सब करना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि ये जो पूरा मूवमेंट था ये सिर्फ ढाका तक सीमित नहीं था। कई सारी जगहों पे, खुलना में और भी जगह, चिटागोंग में तो आपने देखा ही कितनी ज़बरदस्त है ना रैली 2-3 दिन पहले हुई थी। पूरा मुल्क है ना नाराज़ था शेख हसीना से। तो उनके पास सपोर्ट हो सकती है, उनके पास है ना मैशेटी वील्डिंग है ना, जो कहते थे मैशेटी वाहिनी भी है, तो तमाम लोगों को है ना वो कर सकती थी। आर्मी के अंदर भी उन्होंने काफ़ी है ना घुसपैठ कर रखी थी। पर वहाँ पर है ना ये पॉसिबिलिटी है कि इतनी जल्दी पीस वापस नहीं आएगी। आर्मी को सख्ती करनी पड़ेगी, और जब से ही आर्मी सख्ती करती है उसका ट्रस्ट और गिरता है। तो अब देखना है कि क्या होगा। और दूसरा जो हिंदुस्तान है आर्मी उसका अपना क्या करेगी होगा। या फिर इलेक्शंस होंगे? आर्मी कंटिन्यू करेगी या फिर इलेक्शंस होंगे? फिलहाल तो आर्मी कंटिन्यू करेगी। इतनी जल्दी इलेक्शन करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आर्मी को है ना ये कहना पड़ेगा जो पिछला चुनाव हुआ था उसको डिसोन करना पड़ेगा। और उसको चीन ने, इंडिया ने और रशिया ने सपोर्ट किया था। यूएस ने तो कहा था कि इट वाज़न्ट अ फेयर इलेक्शन। तो मुझे लगता है कि 6 महीने 1 साल तो आर्मी का रूल चलता रहेगा, अगर वो सब स्टेक होल्डर्स के साथ अगर आती हैं। पर उनका नज़रिया हिंदुस्तान की तरफ क्या होगा, चीन की तरफ क्या होगा, वेस्ट की तरफ क्या होगा, ये देखने वाली बात है। पर इतनी जल्दी है ना पीस लौटने वाली नहीं है वहाँ पर, क्योंकि नहीं, कई लेकिन जो सारे एक मुद्दे एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो रह गई इस प्रोग्राम में कि जो खालिदा ज़िया हैं उनको भी छोड़ा गया है, उनको भी जेल से बाहर निकाला गया है, तो उसका अब क्या असर होगा? क्या उनको रीइंस्टेट करने की बात की जाएगी या कैसे? मतलब क्या ओपनिंग है? अगर खालिदा ज़िया जेल के बाहर आती हैं, तो अब वहाँ से क्या आगे? तो वही मैंने बोला था, आपके सवाल के पहले ही मैंने बोला था कि खालिदा ज़िया को रिलीज़ करा गया है। और इसका मतलब है कि जो स्टेक होल्डर गवर्नमेंट बनाएंगे, जो आर्मी चीफ, उसके अंदर बीएनपी को कुछ है ना जगह दी जाएगी। उसमें और भी तमाम नेता हैं जो कि बाहर निकल रहे हैं, जैसे रज़ा किबरिया हो गए, और भी कई सारे लोग हैं जिनको कि काफ़ी समय से किनारे करा गया है। वो लोग सब है ना जुड़ेंगे, अगर जुड़ने को तैयार होते हैं, क्योंकि उनको भी अपनी क्रेडिबिलिटी की चिंता होगी कि है ना आर्मी के साथ जुड़ रहे हैं जो जिसने पूरी तरीके से बेगम हसीना को सपोर्ट किया, और जो वहाँ पे हालात है उसमें आर्मी का भी काफ़ी हद तक योगदान है। मैं तो छोटा-छोटा जैसे कमेंट खान कल शाम को हाँ। कल जी, शाम जी, को जी। 6 बजे आर्मी के कर्फ्यू के बावजूद पुलिस हेडक्वार्टर पे अटैक किया डेमोन्स्ट्रेटर्स ने। काफ़ी है ना आगजनी हुई, झगड़ा हुआ। तो कहने का मतलब ये कि जो टेपरिंग प्रोसेस है, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी सो ईज़ी। पीस विल हुँ। नॉट रिटर्न इमीडिएटली। ओके, मैं खालिदा ज़िया पर ही एक-एक सवाल बस डॉक्टर पाशा से करूँगी, फिर प्रोग्राम को खत्म करती हूँ। डॉक्टर खान, मैं आपके पास आ रही हूँ कि खालिदा ज़िया का बाहर आना किस तरीके से जो करंट सिचुएशन है उसको इम्पैक्ट कर सकता है? बहुत संक्षेप में। हाँ। देखिए, 2 बातें आ रही हैं सुनने में कि जो इंटरिम गवर्नमेंट है दैट विल एक्सक्लूड अवामी लीग बट विल इंक्लूड बीएनपी और जमात इस्लामी और ये स्टूडेंट्स। और अभी ओके। मैंने अनाउंसमेंट देखा कि मोहम्मद यूनुस को एडवाइजर टू द इंटरिम गवर्नमेंट अनाउंस एटलीस्ट कई सोर्सेस से आ रहे हैं। सो आई थिंक दे विल गो फॉर ए टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट with support from BNP and as well as Jamaat
बट एक्सक्लूड अवामी लीग। आई थिंक दैट इज विल बी द फर्स्ट स्टेप, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। राइट, ओके डॉक्टर पाशा, खालिदा जिया का बाहर आना और क्या कहेंगे अंत में, बहुत संक्षेप में सर। जी, वो बहुत अच्छा डिसीजन है मेरे ख्याल से, लेकिन रियल पावर जो है आर्मी के हाथ में रहेगा और टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट ओवरऑल स्मोक स्क्रीन बल्कि सिविलियन का फसाद चलेगा। लेकिन ये टेम्पररी रहेगा, ट्रांजिटरी रहेगा, जब तक स्टेबिलिटी नहीं होगी और स्टूडेंट्स संतुष्ट नहीं होंगे। अगर वो वारपाथ पे रहेंगे तो इंस्टेबिलिटी रहेगी और वायलेंस जारी रहेगा। ओके, चलिए नजर बनाकर रखेंगे कि क्या कुछ होता है बांग्लादेश में, और उससे भी ज्यादा जो महत्वपूर्ण है कि अभी शेख हसीना इस समय भारत में है, तो भारत में किस तरह से राजनीति आगे बढ़ती है उसको भी देखना होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर खान, डॉक्टर पाशा, संजय, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग।